हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलिए हम देखेंगे यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम्स में जो है दोस्तों आने के बहुत ज़्यादा जो है चांसेस हैं यहाँ पे। तो प्रश्नों को आज वैसे शामिल किए हैं, आपको यहाँ पे कुछ नए प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो है हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक और सारे प्रश्नों को जो है अच्छे से आप लोग रिविज़न कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए हम पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला हमारा जो प्रश्न पूछ रहा है, पहला हमारा प्रश्न क्या है यहाँ पे? प्रश्न है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गिटार को प्रवेश किसने दिलाया? भाई गिटार जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गिटार क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, पाश्चात्य वाद्य है ना? पाश्चात्य वाद्य है। तो पाश्चात्य वाद्य जो है उसको जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो प्रवेश दिलाने का वो श्रेय जो है वो किनको जाता है? क्या बीजी जोग को, बृजभूषण काबरा को या पन्नालाल घोष को? इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि बृजभूषण काबरा, ठीक है? यही जो है गिटार को भारतीय संगीत में जो है प्रवेश कराया और सबसे पहले इन्होंने ही भारतीय संगीत में बजाया है, ठीक है? जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा दूसरा नंबर का प्रश्न है कि ऋग्वेद की स्वरबद्ध ऋचाएँ क्या कहलाती है? यानी कि ऋग्वेद की जो ऋचाएँ जो होती है, जब वह क्या हो जाती है? स्वरबद्ध हो जाती है। क्या होती है? स्वरबद्ध हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? स्त्रोगोक्ता, गंधर्व या स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो उसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्रोत कहा जाता है, ठीक है? चलिए अब देखेंगे दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि षड्ज ग्राम की मूर्छनाओं से कितनी साण्वित तानें बनती है या फिर उत्पन्न होती है? तो षड्ज ग्राम हम जानते हैं कि कुल तानों की संख्या कितनी है? 84 तानें हैं कुल। भरत ने कितनी तानें बताई हैं? भरत ने 84 तानें बताई हैं, जिसमें कि आपके एक होता है षड्ज ग्राम की तान और दूसरा क्या होता है? मध्यम ग्राम की तान। यही 2 ग्राम माने हैं और 2 ही ग्राम से उन्होंने तान के बारे में बताया है, ठीक है? तो देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ जो है षड्ज ग्राम की मूर्छनाओं से कितनी साण्वित तानें, तानें कैसी होगी? साण्वित तानें। क्या जवाब होगा इसका? 28, 21 या 14? इसका जो जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि ये जो आपका साण्वित तानें हैं भाई, साण्वित तानें जो हैं ये आपके 28 हो गए। वहीं 21 की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका औड्वित तानें, ठीक है? औड्वित तानें हो जाएंगे। इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछता है कि षड्ज ग्राम से कितनी तानें उत्पन्न होती है, तो भाई 28 इसमें आपके औडव हो गए और 21 आपके कौन से हो गए? 28 आपके साण्वित तानें और 21 औड्वित तानें। तो यानी कि कुल मिलाकर आपके 49 तान जो है आपके षड्ज ग्राम से बनती है, ठीक है? प्रश्न आपको कभी डायरेक्ट भी पूछ दिया जाता है कि षड्ज ग्राम से कितनी तानें बनती हैं, तो याद रखना है 49। अगर पूछेगा कि कितनी औडव, कितनी साडव, कितनी, ठीक है? तो आपको बताना है 28 साडव और 21 औडव तानें, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, क्या पूछ रहा है चौथा नंबर की मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं से कितनी साण्वित तानें बनती है? देखिए वहां पे औडव साडव का मैंने बता दिया। अब मध्यम ग्राम का देखेंगे कि इसमें कितने औडव है और कितने साडव है, मैं तो ये भी बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो है साडव पूछ रहा है तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा? क्या 28, 21 या 14? देखिए यहाँ जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21। यानी कि साण्वित तानें जो बनती है मध्यम ग्राम से वो 21 बनती है। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा कि औड्वित तानें कितनी बनेगी मध्यम ग्राम से, तो आपके 14 बनेंगे, ठीक है? ये आपके क्या बनेंगे? 14 बनेंगे। इसका जवाब हो जाएगा 14 औड्वित तानें और यहाँ पे जो साण्वित तानें हैं 21। तो इस प्रकार से पूछा जाता है कि मध्यम ग्राम से कुल कितनी तानें बनती है, तब क्या जवाब होता है हमारा? कुल 35 तानें बनती है, जिसमें कि आपके साण्वित तानें आपका 21 और औड्वित तानें मध्यम ग्राम में 14, ठीक है? तो इस तरह से हम 35, 49 उधर देखें और 35 यहाँ पे देखें, तो 49 और 35 जो है टोटल कितने हो गए? ठीक है? आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं? काउंट करके देख सकते हैं। देखिए 49 और 35 को आप जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? टोटल 84 आएगा, यानी कि यही 84 तानें बना है, ठीक है? चलिए उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न है कि भरत मुनि ने गीतियों के कितने प्रकार बताए हैं? जरा 5 मारने से पहले थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा यहाँ पे कि भरत के बारे में पूछा जा रहा है, सारंगदेव के बारे में नहीं, ठीक है? तो भरत ने कितना माना है दोस्तों? इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। वहीं अगर पूछेंगे कौन कौन सा, तो एक आपका हो जाता है संभाविता, दूसरा क्या हो जाता है? पृथुला, तीसरा क्या होगा? मागधी और चौथा क्या होगा? अर्धमागधी, ठीक है? अर्धमागधी। तो ये आपके 4 प्रकार हो गए हैं, किनके अनुसार? तो भरत मुनि के अनुसार गीतियों की संख्या जो है 4 बताई गई है, 4 प्रकार के। तो आपको लोग देख लिए संभाविता, पृथुला, मागधी और अर्धमागधी। अगर वहीं सारंगदेव के बारे में पूछेगा तो क्या हो जाएगा फिर आपको जवाब देना पड़ेगा 5,
कौन कौन सा? शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और साधारणी। फिर ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, छठा नंबर का प्रश्न हमारा है, क्या पूछ रहा है कि श्रुति ज्ञान चक्रवर्ती की उपाधि किन्हें प्राप्त थी? श्रुति ज्ञान चक्रवर्ती क्या नान्य भूपाल, कल्लीनाथ या पार्श्वदेव? तो यहाँ जो संगीत समाचार ग्रंथ जो है उसके जो लेखक कहे जाते हैं पार्श्वदेव। इसका सही जवाब हो जाएगा श्रुति ज्ञान चक्रवर्ती की उपाधि पार्श्वदेव को ही मिला था, ठीक है। चलिए सातवां नंबर प्रश्न है कि मूर्छना शब्द किस धातु से उत्पन्न हुई है? क्या मूछ से, मूर्छ से या मुछन से? किससे? मुछन से। तो यहाँ जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। मूर्छना शब्द जो है ये किससे उत्पन्न हुई है? तो मूर्छ धातु से उत्पन्न मानी जाती है। चलिए आठवां नंबर प्रश्न हमारा है, क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक ग्राम में जितने स्वर होते हैं उतनी ही उनकी मूर्छनाएं होती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है भाई? किसका कथन है यह? क्या दत्तिल का, नारद का या मतंग का? तो जितनी, क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक ग्राम में जितने स्वर होते हैं उतनी ही मूर्छनाएं होती है, ऐसा कहने वाले कौन है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दत्तिल, ठीक है। दत्तिल ने कितने स्वर माने हैं जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा, इनके स्वरों की संख्या कितनी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये सब जो प्रश्न हम करवा चुके हैं मेरे दोस्त। आगे देखेंगे नौवां नंबर प्रश्न हमारा, क्या पूछ रहा है कि ग्राम के स्वरों पर ही मूर्छना आधारित है, यह किनका कथन है? देखिए प्रश्न जो है थोड़ा सा आज आप लोग को नए लग रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल कोई बात नहीं है, ऐसे भी प्रश्नों को आप लोग को देखना है, क्योंकि हर प्रकार के प्रश्नों को हम लोग जो है कर लेंगे, ताकि जिस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाएं एग्जाम में कोई भी छूट न पाए। तो ग्राम के स्वर मूर्छना मूर्छना पर ही, स्वरों पर ही मूर्छना आधारित है। ग्राम के स्वरों पर ही मूर्छना आधारित है, यह किनका कथन है? क्या इसमें भरत का है, सारंगदेव का या होबल का है? तो यहाँ जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सारंगदेव का, क्योंकि इन्होंने ही कहा है कि मूर्छना किस पर आधारित होती है? ग्राम पर आधारित होती है, ठीक है। मूर्छना तो ग्राम के स्वरों पर ही जो आधारित होती है, कौन? मूर्छना। मूर्छना किस पर आधारित? तो ग्राम के स्वरों पर। किसने कहा? तो सारंगदेव ने कहा है। आगे देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न है कि तानों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? क्या मूर्छनाओं से, ग्राम से या थाट से? तो तानों की उत्पत्ति अगर हम बात करेंगे, 84 तान बताए हैं भरत ने, जैसा कि ऊपर मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 84 तानें कैसी बनी और किसमें कितनी थी, ये सब कुछ मैंने ऊपर आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ तानों की उत्पत्ति जो मानी जाती है ये किससे? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्छनाओं से तानों की उत्पत्ति मानी जाती है। और कुल जो है 84 तान माने गए हैं, जिसमें कि 49 आपके साड़वित तान और 35 आपके औड़वित तान, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर का प्रश्न है कि भरत के सरना चतुष्टय में वीणा पर कितने तार बांधे थे? यानी कि भरत जब सरना प्रक्रिया कर रहे थे तो उन्होंने 2 वीणा लिया था, एक चल वीणा और दूसरा कौन सा? अचल वीणा। तो चल और अचल ये 2 प्रकार के जो वीणाओं से जो ये कर रहे थे सरना चतुष्टयी, तो इसमें क्या था कि जो सरना किया गया था, तो ये जो तार जो बांधे थे कितने थे? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 बांधे थे, ठीक है। 7 स्वरों के आधार पर इन्होंने 7 जो है क्या किया? 7 तार इन्होंने बांधा था भरत जी ने, ठीक है। लेकिन अगर सारंगदेव का पूछेगा तो याद रखना उनका 22 तार बांधा गया था वीणा पर, ठीक है। ये क्लियर? चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा, क्या पूछ रहा है कि जातियों की उत्पत्ति लोकगीत से किसने मानी है? यानी कि भाई कौन ऐसे विद्वान हैं जो कि जातियों की उत्पत्ति जो है वो लोकगीत के आधार पर मानते हैं? क्या वो रतन जनकर हैं, सुजान है या ओमकारनाथ ठाकुर हैं? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका यह क्या हो जाएगा? आप लोग नाम सुने होंगे एस.एन. रतन जनकर, जो कि कहा जाता है कि ये भातखंडे के शिष्य थे। कौन थे? भातखंडे के शिष्य थे। तो इसका जवाब कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्होंने क्या माना है कि जातियों की उत्पत्ति जो है लोकगीत से मानी है, ठीक है, लोकगीत से मानी है। एक चीज आप लोग के लिए यहाँ पे टास्क मैं दे रहा हूँ कि ओमकारनाथ ठाकुर जी के बारे में भी जरा सा आप लोग को पता होगा तो देखिएगा। मुझे तो लग रहा है इसका आंसर 1 से अधिक ओमकारनाथ ठाकुर होना चाहिए, लेकिन मैं क्लियर जरा सा नहीं हूँ, ठीक है। तो ओमकारनाथ ठाकुर ने जो है जातियों की उत्पत्ति कहाँ से मानी है, अगर किन्हीं को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इस चीज को, क्योंकि थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इस वजह से, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। आगे देखेंगे 13 नंबर प्रश्न जो है, सारणा प्रक्रिया किस ग्राम पर आधारित था? सारणा प्रक्रिया क्या निषाद ग्राम पे, षडज ग्राम पे या मध्यम ग्राम पे? यहाँ जो जवाब होगा दोस्तों, ये जो आधार माना जाता है षडज ग्राम को ही माना जाता है सारणा प्रक्रिया। और यही जो है आपका षडज ग्राम से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? तो षडज ग्राम से ही मध्यम ग्राम की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न हमारा है कि असद अली रुद्रवीणा वादक थे। जी वादक तो थे रुद्रवीणा वादक। तो रुद्रवीणा का उल्लेख सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया है?
ऐसा पूछा जा रहा है। क्या नारद ने, मतंग ने या भरत ने? इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नारद, यानी कि इन्होंने, नारद जी ने जो है एक ग्रंथ लिखा है। कौन सा भाई? याद रखिएगा, संगीत मकरंद, जिसमें इन्होंने क्या किया है? राग रागनी के बारे में वर्गीकरण भी किया है और इसी ग्रंथ में क्या किया इन्होंने? रुद्र वीणा का सर्वप्रथम उल्लेख भी किया है नारद ने। ठीक है, तो ये चीज जो है याद रखना है। आगे देखेंगे 15 नंबर प्रश्नों को, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने भारतीयों को 2024 में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए, ग्रैमी पुरस्कार भाई अगर पूछेगा कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखना है ये आपको संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे कि पुलिंत्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। उसी तरह से ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि 2024 में कितने लोगों को, क्या 5, 4 या 6? यहाँ जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आपका 5 लोगों को दिया जा चुका है, जिसमें कि आपके एक तो जो दिवंगत आत्मा, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, अभी हाल ही फिलहाल उनका निधन हुआ है, जाकिर हुसैन साहब, ठीक है, जाकिर हुसैन। और दूसरा कौन है? राकेश चौरसिया, राकेश चौरसिया, और कौन हो जाएंगे? शंकर महादेवन है। तो ये सब जो है टोटल जो है कितने? 5 लोग हैं जिनको कि ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर का प्रश्न है कि वाद्यों में स्वरों की आंदोलन की क्रिया क्या कहलाती है? क्या झाला, जमजमा या गत? तो वाद्यों में जब स्वरों की आंदोलन की जब क्रिया होगी मेरे दोस्त, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे जमजमा। जवाब क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसको जमजमा कहेंगे। और ये सब किस पे बजाए जाते हैं? ये सब सितार पे ही बजाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 17 नंबर का प्रश्न है कि विचित्र वीणा वादन में इनमें से विचित्र वीणा वादन से किस से किया जाता है? ठीक है, इनमें से किस से किया जाता है? क्या गज से, मिजराव से या बट्टा से? देखिए, जैसा कि जानते हैं कि ये जो हमारा विचित्र वीणा है, इसको क्या कहा जाता है? दूसरा नाम, इसको बट्टा वीणा के नाम से भी जानते हैं विचित्र वीणा को। ठीक है, विचित्र वीणा में तारों की संख्या अगर हम बात कर लेंगे तो 9 तार होते हैं इसमें। ठीक है, कितने तार? 9 तार होते हैं। तो इसको जो है विचित्र वीणा को बट्टा से बजाने के कारण बट्टा वीणा इसका नाम दिया गया है, यानी कि विचित्र वीणा को बट्टा वीणा भी कहते हैं। इससे जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। गज से क्या बजाते हैं? वितत वाद्य को, जिसको कि घसीट कर बजाना होता है, जैसे कि आपका सारंगी हो गया, वायलिन हो गया। ठीक है, मिजराव से क्या बजाते हैं? मिजराव से सितार किससे बजाते हैं? तो मिजराव से बजाते हैं। ठीक है, एक और आपका होता है जवा, तो जवा से क्या बजाया जाता है? तो सरोद बजाया जाता है। तो ये सब चीजें जो है कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी, आपको याद रखना है। जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी बट्टा। आगे देखेंगे 18 नंबर के प्रश्न को देखें, तो यहाँ पे है कि गायन के क्षेत्र में सबसे पहले भारत रत्न इनमें से किसे दिया गया है? तो कौन है? क्या वो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी है, भीमसेन जोशी है या लता मंगेशकर है? देखिए, ये तीनों व्यक्ति को जो है भारत रत्न मिल चुका है, भारत रत्न मिल चुका है, और तीनों को क्या है कि गायन के क्षेत्र में ही भारत रत्न दिया गया है। तो बताना है कि सबसे पहले इनमें जो है भारत रत्न किनको? जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, क्योंकि इन्हें जो है 1998 ईस्वी में, ठीक है, 1998 ईस्वी में इनको जो है सबसे पहले गायन के क्षेत्र में जो है इनको भारत रत्न दिया गया था। और भीमसेन जोशी की बात करें तो इन्हें 2008 में दिया गया है, और लता मंगेशकर की बात करें तो इन्हें 2001 में दिया गया है। और साथ ही साथ लता मंगेशकर जी के साथ सुशीर वाद्य में आपके जो आ जाते हैं, कौन, उनका नाम क्या है जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिनको 2001 में और मिला है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर का कि चल ठाट के सितार में कितने पर्दे होते हैं? क्या 19 से 24, 16 से 19 या फिर 10 से 12? जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे चल ठाट और अचल ठाट, यानी सितार जो है ये कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के ठाट वाले होते हैं। तो चल ठाट के बारे में पूछा जा रहा है कि चल ठाट के सितार में कितने पर्दे होते हैं? तो यहाँ जवाब होगा 16 से 19 आपका जवाब हो जाएगा कि इतने पर्दे होते हैं किसमें? चल ठाट के सितार में। चलिए, एक सवाल आपसे यहाँ पे है कि अचल ठाट के सितार में कितने पर्दे होते हैं? ये आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में कि इसमें पर्दों की संख्या कितनी होती है। आगे देखिए, यहाँ पे जो 20 नंबर का प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि दुक्कड़ वाद्य के साथ प्रायः किस सुशीर वाद्य की संगति की जाती है? तो वाद्य कौन सा है? दुक्कड़ वाद्य है। ठीक है, तो दुक्कड़ वाद्य, और इसमें सुशीर वाद्यों की अगर संगति करेंगे तो कौन सा? क्या बांसुरी होगा, क्लोरोनेट होगा या फिर शहनाई? यहाँ पे तीनों आप देख रहे हैं, तीनों के कैसा वाद्य है? तीनों का तीनों जो है आपका सुशीर वाद्य है भाई। तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शहनाई। ठीक है,
और इसी शहनाई को कर्नाटक संगीत पद्धति में नाद स्वरम के नाम से जानते हैं, ये भी साथ में नोट रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि अलिंग्यक से निर्मित वाद्य है कौन सा? पखावज, तबला, नाल। तो अलिंग्यक क्या है? अलिंग्यक से जो निर्मित होने वाला जो वाद्य कहलाता है वो क्या कहलाता है? वो आपका पखावज है। पखावज किससे बना होता है? तो अलिंग्यक से बना होता है। किससे निर्माण किया जाता है? तो अलिंग्यक से निर्माण किया जाता है। किसका? पखावज का। और इसकी संगति जो है आपके ध्रुपद और धमार में पखावज की संगति होती है। ठीक है, ध्रुपद हो गया, धमार हो गया, ये सब जो है किसकी संगति होती है? तो पखावज की। चलिए आगे देखेंगे। 22 नंबर का प्रश्न हमारा है कि अपंग को किस श्रेणी का वाद्य माना जाता है? देखिए वाद्य जो है अपंग है, भपंग है, ये सब क्या है? भपंग तो वैसे सुशीर वाद्य है, लेकिन यहाँ पे अपंग है। ये क्या है कि ये किस श्रेणी का वाद्य माना जाता है? तो तत् है, घन है या अवनद है? जवाब क्या होगा इसका? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा तत्वाद्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है तार से मढ़ा हुआ जो ये वाद्य होता है अपंग, इस टाइप का जो है वाद्य होता है कुछ ऐसे करके। हमें थोड़ा सा इसको जो है क्लियरफाई नहीं कर सकते बना के, क्योंकि भाई पेंटर तो हूँ नहीं, तो आपको याद रखना है तत्वाद्य। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन बिना पर्दा वाला वाद्य है? यानी कि वैसा वाद्य जिसमें कि पर्दे नहीं होते हैं। क्या वो वायलिन है, सरोद है या इसराज है? देखिए यहाँ जो जवाब होगा यहाँ पे उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि वायलिन जो है आपका इसमें जो है क्या पर्दा नहीं होता है, और सरोद जो है इसमें भी आपका पर्दा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक। लेकिन अगर इसराज की बात करेंगे तो इसमें पर्दा होता है। कितना पर्दा होता है आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसराज में कितने पर्दे होते हैं? पर्दा होता है, लेकिन क्या लेकिन इसको गज से बजाया जाता है, घसीट कर बजाया जाता है। ये पर्दे वाला वाद्य है, लेकिन इसको घसीट कर बजाते हैं। ठीक है, ये आपको इस राज को याद रखिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि भातखंडे के अनुसार कौन सा स्वर कभी भी वादी नहीं होता है? दोस्तों देखिए, अगर आप लोग को जो है सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा कि हम कुछ सीख रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ आप लोग हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, और जो है दोस्तों के साथ भी वीडियोज़ को शेयर कर दिया कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो कौन से स्वर जो है कभी भी वादी नहीं होता है? कौन सा? क्या प है, नी है या म है? जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नी। यानी भातखंडे जी ने बताया कि नी स्वर क्या है, कभी भी वादी नहीं होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो है वादी प तो संवादी इसका सा हो जाता है, जैसे म वादी अगर माना तो संवादी सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाता है। लेकिन नी जो है कभी क्या होता है, कभी वादी नहीं होता है। ठीक है, आगे देखेंगे 25 नंबर का प्रश्न है कि ब्रह्म वीणा में कितने तार होते हैं? अगर हम ब्रह्म वीणा की अगर हम बात कर लेंगे तो इनमें तारों की संख्या क्या 9 होती है, 21 होती है या 7 होती है? तो ब्रह्म वीणा में अगर तारों की बात करेंगे, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा 7 हो जाएगा। 9 मैंने किसने बताया? विचित्र वीणा में मैंने बताया 9 तार, और 21 तार किसमें बताया? तो मत्त कोकिला वीणा में कितने तार? 21 तार बताया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 26 नंबर का प्रश्न है कि स्तोभाक्षर तथा सूचकाक्षर युक्त गीत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? क्या बहिर्गीत, निर्गीत या स्रोत? क्या कहा जाता है? जवाब हो जाएगा यहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसको जो है बहिर्गीत भी मानते हैं और इसको जो है निर्गीत भी मानते हैं। क्योंकि आपके जो है कोई पुस्तक में जो है केवल जो है बहिर्गीत माना है, लेकिन कुछ पुस्तक में जो है आपका बहिर्गीत और निर्गीत दोनों मान लिया है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे आंसर दोनों दे रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक से अधिक मान लेना है। आगे देखिए अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि षड्ज ग्राम की कुल कितनी जातियां हैं? भाई जातियां, अगर हम कुल जातियों की बात करेंगे तो षड्ज ग्राम की पूछ रहा है ना कुल। अगर हम कुल वैसे बात करेंगे, भरत ने कितनी जातियां बताई है? तो 18 जातियां बताई है। अब इसमें दो प्रकार के ग्राम है, जैसे हम तान में बताए, उसी तरह से इसमें देखना है कि 2 ग्राम, एक ग्राम में क्या होता है? षड्ज ग्राम, और दूसरा क्या होता है? मध्यम ग्राम। तो षड्ज में अगर जातियों की बात कर रहा है कि कुल कितनी जातियां हैं, जवाब हो जाएगा 7, क्योंकि षड्ज ग्राम में 7 जातियां, ठीक है, और प्लस मध्यम ग्राम में कितनी? 11 जातियां, कुल मिलाकर कितना? 18 जातियां। ठीक है, ये आपका षड्ज का हो गया और ये आपका 11 मध्यम का हो गया। तो यहीं पे देखेंगे इसमें कुछ शुद्ध जातियां हैं और कुछ विकृत भी है। तो ये जो 7 में जो आप देख रहे हैं, इसमें आपके 4 शुद्ध हो जाते हैं और 3 क्या हो जाता है? विकृत जाति हो जाता है। और इस 11 यानी कि मध्यम ग्राम वाले में भी देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे 3 जो हो जाता है आपका, 3 शुद्ध हो जाता है और कितना बचा? 8 आपके विकृत हो जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग को याद रख लेना है। ठीक है, ये आपका 4 शुद्ध और 3 विकृत षड्ज में, यानी कि कुल 7,
और 3 शुद्ध और 8 विकृत आपका मध्यम है, यानी कि कुल 11 और कुल षडज और मध्यम मिलाकर टोटल जातियां 18। आइए प्रश्न पे, अब क्या पूछ रहा है? जवाब हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 जातियां। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, उद्ग्राह, ध्रुव, मेलापक और अभोग इनमें से किससे संबंधित है? क्या प्रबंध से, ताल से या जाति से? जवाब क्या होगा यहाँ पे? इसका जवाब होगा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए से, यानी कि प्रबंध से, क्योंकि प्रबंध के कितने धातु? 4 धातु, आप लोग को याद होगा 4 धातु, और प्रबंध के कितने अंग? 6 अंग आपको याद होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये सब क्या है? ये सब प्रबंध के 4 धातु हैं। ये सब क्या है? उद्ग्राह, ध्रुव, मेलापक और अभोग, ये सब क्या है? ये सब प्रबंध के क्या है? धातु हैं। तो प्रबंध से संबंधित हो जाएगा ना। किससे संबंधित है? तो ये जो है प्रबंध से, और ये क्या है? धातु, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे। 29 नंबर का प्रश्न हमारा है कि रूपका लिप्ति के कितने भेद बताए गए हैं? रूपका लिप्ति, भाई इसको बताना है कि कितने भेद, क्या 3, 2 या 5? जवाब क्या होगा? इसका जवाब अगर हम दे आपको तो 2 हो जाएगा। ठीक है, रूपका लिप्ति के 2। एक तो आपका बताया गया है एनसीईआरटी में कि प्रतिग्रहनिका, यानी प्रतिग्रहनिका हो जाता है। एक तो आपका प्रतिग्रहनिका, ठीक है, और एक आपका क्या माना गया है? एक माना गया भंजनी। इसको एक को कहते हैं भंजनी। तो ये आपके 2 प्रकार हो गए। ठीक है, रूप का लिप्ति के भेद। और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर भंजनी के भी 2 भाग कर दिए जाते हैं। तो भाई इतना जो है ज्यादा अभी देखना नहीं, आगे हम बताएंगे सब। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है, 30 नंबर का प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत का सिंपल क्वाड्रुपल टाइम को किस हिंदुस्तानी संगीत के ताल के समान माना जाता है? यानी कि हमारा क्या है? पाश्चात्य संगीत का सिंपल क्वाड्रुपल टाइम है। ये क्या है? इसको जो है हिंदुस्तानी संगीत के ताल के समान, यानी कि कौन से ताल के समान? 4 ताल, 3 ताल या दादरा ताल? जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 ताल।